इसके पहले हमने लेसन 4th कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे मानचित्रण। हमने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाकर पूरे 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर कंप्लीट देख सकते हैं। और ये हम जो सीरीज चला रहे हैं वो है क्लास 6 की। किसकी? क्लास 6 की सीरीज है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए और यहाँ पर जितने भी पॉइंट मिलेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे और सारे के सारे पेपर में छपने वाले होंगे। ठीक है, हमने अंडरलाइन कर दिया है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी पूरा पढ़ना है तो हम पढ़ देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेलों, कस्बों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। इसके लिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं जो हमें एक साथ नहीं दिखते हैं। इसलिए ग्लोब से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं। पहला प्रश्न कि विश्व का मानचित्र कैसे तैयार कर सकते हैं? हम ग्लोब के माध्यम से, जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मानचित्र की एक परिभाषा दी है कि सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह पर समान अनुपात में प्रदर्शन मात्र ही क्या है? मानचित्र है। फिर आता है मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जानते हैं कि मानचित्र हमारे लिए उपयोगी कैसे कैसे है। तो मानचित्र की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है? मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। फिर दूसरा आता है भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बों और गांवों को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो जानकारी चाहें उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मानचित्र के प्रकार। अब मानचित्र के कैसे कैसे प्रकार होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही मानचित्र भी अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है, पहला भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, इनको देखते हैं। तो पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को जो दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। क्या? जो प्राकृतिक स्वरूप को दिखाते हैं। ठीक है, फिर आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होगा? राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, फिर आता है थीमेटिक मानचित्र। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। विशेष जानकारियां याद रखिएगा, थीमेटिक मानचित्र जो हैं विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन और उद्योग आदि को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। ये विशेष तौर पर होते हैं ना, तो वो थीमेटिक होते हैं। तो भौतिक में क्या आती है? प्राकृतिक स्वरूप आ जाता है। राजनैतिक में क्या आता है? राज्य, देश और ये विश्व के जितना भी जो है ये सब आता है राजनीति में। और थीमेटिक में क्या आता है? सड़क मानचित्र और वर्षा मानचित्र। ठीक है, फिर आता है अगला भू राजस्व फिर नेक्स्ट आता है भू राजस्व मानचित्र। ठीक है, तो इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवास और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, सिंपल सा लिखा है। फिर आता है गांव कस्बे का मानचित्र। गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के कौन से अधिकारी? बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस जमा कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एटलस। ये क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि जब बहुत सारे मानचित्रों को हम एक साथ एक पुस्तक में संग्रहित कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो एटलस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, सुपर टेट के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं, तो पहला होता है दिशा, फिर होता है दूरी, फिर होता है प्रतीक। ठीक है, तो दिशा, दूरी और प्रतीक। अब देखते हैं दिशाएं क्या होती हैं, दिशाओं से क्या होता है। बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊँटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तब दिशा जानने के लिए वह सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त हुआ देख सॉरी उसे उगता हुआ देखकर पूर्व और अस्त हुआ देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है, जैसा कि चित्र संख्या 5.3 में दिया है, जैसे ये है। ठीक है, तो बाकी दिशाएं भी पहचान ले। दक्षिणी गोलार्ध के लोग आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आज हम लोग दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिक्सूचक यंत्र होता है जिसे हम कंपास कहते हैं, तो उसकी जो चुंबकीय सुई होती है तो वो कौन सी दिशा में रुकती है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। कौन सी दिशा में, उत्तर और दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, इन चारों आधारभूत है। इसके लिए पैमाना या मापक चुना जाता है। तो पैमाना या मापक क्या होता है, पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। इसका स्थल की जो वास्तविक दूरी है और जो मानचित्र पर दिखाई जा रही दूरी, इसका अनुपात क्या होता है, वो पैमाना या मापक होता है। फिर क्या है, यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा। अब आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर के बराबर। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा लिखा है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये अब कुछ नहीं पढ़ना है, इधर पढ़ना है। हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते, जैसे भवन, बांध, वृक्ष, नदी, घाटियाँ और पहाड़ आदि। इसलिए हम इनको मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों और छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं।
इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये क्या है? रूट प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूट प्रतीक नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग से और पठार को नीले रंग तथा मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है। जलाशय को किससे? नीले रंग से, पर्वत को भूरे रंग से और पठार को पीले रंग से और मैदान को हरे रंग से। ठीक है, तो देखिए रेलवे लाइन में बड़ी लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है। मीटर लाइन कैसी होती है? ये होती है मीटर लाइन। रेलवे लाइन कैसी होती है? तो ये होती है। तो बड़ी लाइन कैसी होती है देख लीजिए, और मीटर लाइन कैसी होती है, और रेलवे स्टेशन की तो देखिए। ठीक है, अब देखते हैं पक्की सड़क कैसी होती है। तो पक्की सड़क ऐसी होती है, और कच्ची कैसी होती है? कच्ची ऐसी होती है। ठीक है, फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कैसे दर्शाते हैं? ऐसे, और राज्य की सीमा को इस तरह से, और जिला की सीमा को ऐसे। समझ गए? फिर आता है नदी को कैसे दर्शाते हैं। तो नदी है तो सबको ही जानता होगा भाई, जानते हैं या नहीं जानते हैं। फिर आता है कुआं को कैसे दर्शाते हैं। तो कुआं को ऐसे। फिर आता है तालाब। तो तालाब ये है। और फिर आती है नहर। तो नहर को ऐसे, और पुल को ऐसे। फिर आता है मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। तो मंदिर ये हो गया, गिरजाघर हो गया, मस्जिद हो गई, और ये छतरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो फिर आता है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस को पीओ से लिख देते हैं, और पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस क्या होता है? पीटीओ कहते हैं। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस। ठीक है, फिर आता है पुलिस स्टेशन। तो पीएस लिख देते हैं। ठीक है, फिर आता है बस्ती। तो बस्ती को ये लिख देते हैं। कब्रिस्तान कैसी होती है? ये। पेड़ को ऐसे और घास को ऐसे। तो ये जितने भी चिन्ह थे हमने देख लिए। ठीक है, अब आता है योजना या खाका। इधर से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कभी कभी छोटे स्थान को व्यवसाय नेक्स्ट चलते हैं, रूपरेखा बनाना मतलब स्केच। तो यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो हम इससे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा खींचकर बता सकते हैं। आइए ऐसी ही एक रूपरेखा नीचे दिए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं। उसमें उत्तर दिशा कागज में ऊपर की ओर। ठीक है, मोहन ने, ये समझ लेते हैं समझने के लिए। मोहन ने श्याम को अपने घर जन्म दिवस पर आमंत्रित किया। इससे पहले मोहन के घर श्याम कभी भी नहीं गया था, और मोहन ने कहा विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ, फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी सी दूर पर मकानों की कतार मिलेगी। यहीं पर एक चौराहा मिलेगा, वहाँ से तुम बाएं मुड़कर आगे आओगे तो एक बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ही चित्र के माध्यम से हम पता लगाते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, मानचित्र का अध्ययन कैसे करते हैं। तो एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी का होना आवश्यक नहीं है, और दिशाएं और दूसरे विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, मतलब जल्दबाजी में खींच दिया जाता है। ठीक है, किंतु कभी कभी हमें सही स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है, उसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। फिर आता है मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना या मापक रेखा दिया जाता है। यह दो स्थानों के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है, फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में संकेत या प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन आवश्यक होता है। अब आता है सुदूर संवेदन। तो सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है।
आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे आंकिक संकेतों, डिजिटल सिग्नल्स द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। तो समझ गए। फिर आता है नेक्स्ट, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये क्या होती है? सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ, सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होती हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली या GIS कहते हैं। ठीक है। फिर आता है आंकिक मानचित्रण क्या होता है? तो आंकिक मानचित्रण क्या होता है? कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्र कहलाता है। केवल इतना ही समझना है इसमें। फिर नेक्स्ट आते हैं। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अब आता है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में दर्शाता है। बिल्कुल गलत है। क्या दर्शाता है? ये दक्षिण दिशा को दर्शाता है। क्या? दक्षिण दिशा को। फिर आता है सही मिलान करना है। तो सही मिलान कैसे करेंगे? तो जो पर्वत और पठार हैं ये किस में आते हैं? भौतिक मानचित्र में। और फिर आता है राज्यों की सीमाएं। तो ये किस में आती हैं? राजनीतिक मानचित्र में। आता है वर्षा का विवरण। तो ये किस में आता है? ये थीमेटिक मानचित्रण में। थीमेटिक में क्या होता है? विशेष मतलब किसी चीज़ विशेष का मतलब चित्र बनता है इसमें। फिर आता है भूमि उपयोग के क्षेत्र। तो इसमें भू राजस्व मानचित्रण होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर 5 था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6वें चैप्टर में। ठीक है। तो क्लास 6 का जो भूगोल चल रही है उसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगला हम चलेंगे 6वें चैप्टर पे जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाइए क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो मैं कंटेंट दे रही हूँ वो सीधे सीधे एग्ज़ाम में छपने वाला है। आप लोग सब समझ भी रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।